Hello everyone, I am Nikita Gupta and today we are going to start our new chapter from Unit 5th, that is androgens and anabolic steroids. That means इस चैप्टर में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है हमारा एंड्रोजेंस एंड सेकंड है हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड्रोजेंस के बारे में कि एंड्रोजेंस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो एंड्रोजेंस इज द हार्मोन्स दैट कंट्रोल द बिल्डिंग अप ऑफ प्रोटीन्स एंड मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स कि जो एंड्रोजेंस हैं वो बेसिकली क्या हैं, हार्मोन्स होते हैं। और ये जो हार्मोन है वो क्या कर रहे हैं, दो फंक्शन मेन हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहे हैं। पहला, प्रोटीन्स की बिल्डिंग अप करना यानी प्रोटीन्स के बनने को कंट्रोल करना। और सेकंड, जो मेल्स के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि आवाज़ का भारी होना, बियर्ड होना, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ होना, ये जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनको कंट्रोल करते हैं एंड्रोजेंस। सो जो नेचुरल एंड्रोजेंस इज टेस्टोस्टेरॉन। तो हमारी बॉडी में नेचुरल एंड्रोजन क्या है, टेस्टोस्टेरॉन है एंड दैट इज सिक्रेटेड मेनली फ्रॉम द टेस्टिस, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड ऑल्सो इन द ओवरी। तो ये जो एंड्रोजेंस हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं हमारी बॉडी में, पहला टेस्टिस में, सेकेंडली एंड जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट है उसमें, और इन अ स्मॉल अमाउंट ऑल्सो इन ओवरी। यानी कि इससे आप क्या समझते हैं कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर एंड्रोजेंस हैं तो ये सिर्फ मेल्स में पाए जाएंगे और फीमेल्स में नहीं होंगे। बट ये जो होते हैं फीमेल्स में, जिनका कंसंट्रेशन होता है, इनका अमाउंट होता है, वो रिस्पेक्टिवली बहुत कम होता है। दैट्स वाई ये इतने अफेक्टिव इफ़ेक्ट जो है अपना नहीं शो कर पाते हैं कंपैरेटिव टू मेल। तो यहाँ हमने समझा कि एंड्रोजेंस जो हैं वो क्या हैं, बेसिकली हार्मोन हैं। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन का बिल्डअप और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस में, ओवरी में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। और मेन जो एंड्रोजन है वो क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। सो व्हाट इज़ द फिजियोलॉजिकल एक्शंस, मीन्स कि ये कैसे जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, उनमें कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये देखते हैं। तो इन जनरल द इफेक्ट्स ऑफ एक्सोजीनियस एंड्रोजन्स आर द सेम एज द those of testosterone and depend on the age and sex of the patient। मीन्स कि जो एंड्रोजन्स हैं हमने उनमें कहा कि जो नेचुरल एंड्रोजन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। और अगर हम एक्सोजीनियस एंड्रोजन्स दे रहे हैं यानी बाहर से कोई एंड्रोजन दे रहे हैं तो उसका अफेक्ट भी टेस्टोस्टेरॉन के जैसा ही होगा। और कितना वो इफ़ेक्ट कर पा रहा है ये उस रेसिपिएंट की, उस पर्सन की एज पे और उसके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उसके सेक्सुअलिटी पे डिपेंड करता है कि जो हमने एक्सटर्नल एंड्रोजेंस दिए हैं वो किस तरीके से उस पर अफेक्ट शो कर रहे हैं। इफ़ एडमिनिस्टर्ड टू बॉयज़ एट द एज ऑफ प्यूबर्टी देयर इज़ अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, maturation of the reproductive organs like prostates, seminal vesicles and external genitals is stimulated। मीन्स कि अगर हम जो भी हमारे एक्सोजीनियस एंड्रोजन्स हैं वो कब दे रहे हैं, प्यूबर्टी की एज में दे रहे हैं, स्पेसिफिक कब दे रहे हैं, प्यूबर्टी की एज में। तो उस एज में जो ग्रोथ है मेल की वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो एक्शन है, जो हमारे एक्सटर्नल और एक्सोजीनियस एंड्रोजन है उसका वो ज़्यादा होगा। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो रैपिडली डेवलप होंगे। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल्स के उनमें मैचुरेशन जल्दी होएगा, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर और एक्सटर्नल जेनिटल्स जो हैं वो रैपिडली स्टिमुलेट होंगे। सो दिस इज़ द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ एक्सोजीनियस एंड्रोजन्स। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कैसे ये जो एंड्रोजन्स हैं ये अपना एक्शन शो करते हैं। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इन मोस्ट टारगेट सेल्स टेस्टोस्टेरॉन वर्क्स थ्रू एन एक्टिव मेटाबोलाइट डाईहाइड्रो testosterone to which it is converted locally by 5-alpha reductase enzyme। मीन्स कि जो टारगेट सेल्स होती हैं वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन एज अ टेस्टोस्टेरोन नहीं वर्क करता है,
वो सबसे पहले अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, जो कि होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और ये जो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हुआ है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा? 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। तो इस तरीके से टेस्टोस्टेरोन अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। नेक्स्ट है इसका एडीएमए और फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कैसे अब्जॉर्ब होगा, कैसे मेटाबोलाइज होगा। तो इट इज़ वेल अब्जॉर्ब व्हेन गिवन बाय ओरली रूट, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन्स को जो एक्सोजीनियस हम फॉर्म दे रहे हैं वो किसे देंगे? ओरल रूट से देंगे, ताकि वो अच्छे से वेल अब्जॉर्ब हो जाए। एंड देन अंडरगोज मेटाबॉलिज्म इन लिवर, यानी कि ऑरली अब्जॉर्ब हो गया, होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कहाँ जाएगा? लीवर में, और लीवर में जाके वहाँ उसका मेटाबॉलिज्म होगा एंड हैंस इनफेक्टिव थेरापुटिकली। और जब वो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा उसके, तो फिर उसका जो एक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, वो थेरापुटिकली इनफेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से टेस्टोस्टेरोन की फार्माकोकाइनेटिक्स और उसका मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट है इसके थेरापुटिक यूजेस। तो किस किस चीज़ में यूज़ आता है आपका टेस्टोस्टेरोन? तो पहला है rejuvenate testes and impotence to increase testicular secretion, मीन्स कि दैट मीन्स कि जब टेस्टिस जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं, जब वो प्रॉपरली अपना एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते होते हैं, तो टेस्टिकुलर सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए, इम्पोर्टेंस को ट्रीट करने के लिए क्या दिए जाते हैं? एक्सोजीनियस टेस्टोस्टेरॉन दिए जाते हैं, ताकि जो टेस्टिस हैं उनमें जो भी कमी रह रही है वो फुलफिल हो सके। नेक्स्ट है इट प्रिवेंट्स बॉडी एट्रॉफी इन ओल्ड पीपल्स, मीन्स कि जो ज़्यादा एजेड पर्सनस होते हैं उनके अंदर बॉडी बाय द टाइम उनमें एट्रॉफी होने लगती है, तो उसे भी ये प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड देन यूज़ इन सीवियर ट्रॉमा एंड प्रोलॉन्ग इलनेस, यानी कि अगर ट्रॉमा की कंडीशन है, कोई लंबे टाइम से कोई इलनेस चली आ रही है, तो उसको भी ट्रीट करते हैं एक्सोजीनियस एंड्रोजन्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स, कि जो एक्सोजीनियस एंड्रोजन्स होते हैं अगर उनको हम देंगे तो उनके साथ कौन कौन से एडवर्स इफ़ेक्ट्स एसोसिएट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है लीवर डैमेज, मींस कि अगर आप इन हाई अमाउंट एक्सोजीनियस टेस्टोस्टेरॉन्स देते हैं, एंड्रोजन्स देते हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? लीवर जो है उन मेल्स का, उन पेशेंट्स का डैमेज हो सकता है। डिक्रीज रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, क्योंकि ऑफकोर्स आप बाहर से सप्लाई कर रहे हो, तो बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म उनको क्या कहेगा कि आगे सिग्नल भेजेगा गोनेडोट्रोपिन्स को कि आप जो है वो गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज मत करो। तो उसकी वजह से क्या होगा? गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है, मेन हार्मोन है, उनका जो रिलीज है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन लीड्स टू एडिमा, मीन्स कि इनकी वजह से, क्योंकि जो मेन हमारे हार्मोन हैं जो कि टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते थे, नेचुरल एंड्रोजन को प्रोड्यूस करते थे, वो नहीं सीक्रेट हो पाएंगे। तो कहाँ से? साथ में एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज़ होते थे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होने वाला जो हार्मोन है वो नहीं रिलीज़ होंगे, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा कि सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन होने लग जाएगा, मीन्स कि वो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो सकता है? अडीमा कोज हो सकता है। और इन फीमेल्स इट प्रोड्यूस एक्ने एंड मस्कुलेशन, मीन्स कि फीमेल्स में ये एक्ने प्रोड्यूस कर सकता है। और मस्कुलेशन मीन्स कि फीमेल्स में मेल लाइक सिम्टम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि बियर्ड फेस उग जाता है, एंड दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मस्कुलेशन इन फीमेल्स। तो ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं जो अगर आप हाई अमाउंट में एक्सेस में एंड्रोजन्स लेते हैं तो उसका रिजल्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट आती है इसकी प्रिपरेशंस की किस फॉर्म में ये दी जाती हैं बेसिकली। तो टेस्टोस्टेरॉन इटसेल्फ कैन बी गिवन बाय सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन और बाय ट्रांसडर्मल पेचेस। तो दो तरीके से दे सकते हैं हम। पहला तो दे सकते हैं सबक्यूटेनियसली, हम उसको इम्प्लांट कर दें, और सेकेंड हम दे सकते हैं ट्रांसडर्मल पेचेस के फॉर्म में। कहने का मतलब है कि इसे जो है वो
स्लोली रिलीज और सस्टेन रिलीज की फॉर्म में देंगे, या आइदर बाय इम्प्लांट करके या पैचेस की फॉर्म में देके, ताकि वो धीरे धीरे अपना एक्शन शो करता रहे, धीरे धीरे रिलीज होता रहे। अब इसमें आते हैं वेरियस एस्टर्स लाइक इथेनेट एंड प्रोपनियोइट आर गिवन बाय इंट्रामस्कुलर डिपॉट इंजेक्शन। ये जो एस्टर्स हैं उनको कैसे देंगे, आईएम डिपॉट इंजेक्शन की फॉर्म में। एंड टेस्टोस्टेरॉन अनडेकेनोएट एंड एस्ट्रेनियोल कैन बी गिवन ऑरली। मीन्स कि जो एस्टर्स हैं उनको आईएम रूट से देंगे, और जो अनडेकेनोएट हैं और मी एस्टेरोलॉन है उनको ओरली देंगे। कहने का मतलब अगर हम ओवरऑल कहें तो कुछ प्रिपरेशंस हैं जिनको एससी इम्प्लांट की फॉर्म में देंगे, ट्रांसडर्मल पेचेस की फॉर्म में देंगे, कुछ को ओरली देंगे और कुछ को आईएम डिपोर्ट इंजेक्शन की फॉर्म में देंगे। अलग अलग तरीके से देंगे, बट हमें बेसिकली क्या करना है, सस्टेन रिलीज इसमें ड्रग्स और प्रिपरेशंस दी जाती हैं। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है एंड्रोजन्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में कि वो क्या होते हैं और कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो एंड्रोजन्स कैन बी मॉडिफाइड केमिकली टू अल्टर द बैलेंस ऑफ एनाबॉलिक एंड अदर इफेक्ट्स। बेसिकली जो एंड्रोजन्स हैं, ठीक है, वो किस लिए दिए जाते हैं, जो भी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी है उनको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप क्या करेंगे, एंड्रोजन्स को केमिकली मॉडिफाई कर देंगे ताकि जो उसके एनाबॉलिक और अदर इफ़ेक्ट्स हैं वो बैलेंस हो जाएं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। मीन्स कि वो एंड्रोजन्स जो कि बेसिकली क्या हैं, एंड्रोजन है, लेकिन एंड्रोजेनिक जो मॉलिक्यूल है, जो मॉइटी है, उसको केमिकली मॉडिफाइड कर दिया गया ताकि जो एनाबॉलिक इफ़ेक्ट्स हैं वो बैलेंस हो जाएं, तो उनको बोलते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एंड सच एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एग्जाम्पल नेंड्रोलोन कैन इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, मसल डेवलपमेंट, बट क्लिनिकल यूज इन debilitating disease has been disappointing। मीन्स कि ये जो हमने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बनाए हैं केमिकली मॉडिफाई करके, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें नॉन ड्रोनॉन की, तो वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, मसल्स का डेवलपमेंट करवाता है, बट इसका जो क्लिनिकल यूज़ है जैसे कि पर्टिकुलर डिजीज़ में, तो वो डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन फिर भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने आजकल सुना होगा कि बहुत सारे जो पर्सन्स जिमिंग करते हैं, जिनको बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है, जिनको प्रोटीन ज़्यादा सिंथेसाइज करना होता है अपनी बॉडी में, तो वो स्टेरॉइड्स लेते हैं अपने मसल्स के डेवलपमेंट के लिए और अपने बॉडी को एक स्पेसिफिक फॉर्म देने के लिए। तो वही काम को हम कह सकते हैं कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का भी इसमें एक रोल प्ले करते हैं। तो ये हमने एक सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होता क्या है। नेक्स्ट आता है इसका क्लासिफिकेशन। तो इसको क्लासिफाई किया गया है इस बिहाफ पे कि जो ड्रग्स हैं वो किसकी डेरिवेटिव हैं। तो सबसे पहले आते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मीन्स कि इस क्लास में जो ड्रग्स आएंगी ना वो टेस्टोस्टेरोन की डेरिवेटिव होंगी, ठीक है। तो इसमें ड्रग्स आती हैं नॉन ड्रोलोन फिनाइल प्रोपिनियोट एंड नेंड्रोलोन डेकेनलोएट। देन सेकंड जो क्लास है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। पहली क्लास थी टेस्टोस्टेरोन की, दूसरी है मिथाइल टेस्टोस्टेरोन की। इस क्लास में जो ड्रग्स आती हैं वो है ऑक्सीमिथोलॉन, ऑक्सोंड्रोलॉन, स्टेनोजोलॉन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। तो दीज आर द ड्रग्स विच आर इन सेकेंड क्लास। एंड नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मीन्स कि हमने ड्रग्स देख ली कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड का फंक्शन प्ले करती हैं। अब ये जो ड्रग्स हैं वो बॉडी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा इफेक्ट शो कर रही है, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें सबसे पहला इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। मीन्स कि प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में ये अपना रोल प्ले करता है। तो कैसे करता है ये, दे प्रमोट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, दिस मैनिफेस्ट
हेल्प्स इंक्रीज इन मसल मास एंड बॉडी वेट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करेगा, उसे बढ़ा देगा। तो जब प्रोटीन जो है ज़्यादा मेटाबोलाइज होगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, जो मसल मास है वो इंक्रीज होगा और बॉडी वेट इंक्रीज होगा। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करता है ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं उनको किसके लिए दिए जा रहे हैं, मसल्स को बिल्डअप करने के लिए और प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए। तो ये वहीं से अगर आप कोरिलेट करें तो भी आपको ये जो पहला पॉइंट है ये यहाँ क्लियर होता है। सेकेंड आता है एंटी कैटाबॉलिक इफेक्ट। तो कैटाबॉलिक इफेक्ट आपको पता है क्या होता है, हमारे बॉडी में दो तरीके का मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म को क्लासिफाई किया है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि फॉर्म करना, जैसे कि कार्बन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का बड़ा मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना, तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म मीन्स कि अगर ग्लूकोज का एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसे कार्बन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। तो कैटाबॉलिज्म को हम कह सकते हैं कि तोड़ना बेसिकली, ठीक है। तो द कैटाबॉलिज्म इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर काउंटरएक्टेड एंड पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इज प्रोड्यूस। मीन्स कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं हमारे वो बेसिकली कैटाबॉलिज्म शो करते हैं। अब ये जो कैटाबॉलिक इफेक्ट है इसको काउंटरएक्ट कर देता है ये जो हमारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं वो, यानी कि उसके एक्शन को अपोज कर देता है और क्या प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस प्रोड्यूस करता है। मीन्स कि नाइट्रोजन का जो बैलेंस है उसे पॉजिटिव फॉर्म में बढ़ाता है, यानी कि नाइट्रोजन का जो अमाउंट है उसे बढ़ाता है। तो इस तरीके से सेकंड जो इसका इफेक्ट है वो क्या हुआ, एंटी कैटाबॉलिज्म। मीन्स कि कैटाबॉलिज्म के अगेंस्ट वर्क करता है, कैटाबॉलिज्म को नहीं होने देता है। और कैटाबॉलिज्म कौन कर रहा था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कर रहे थे, तो उसको क्या कर देता है, ये काउंटरएक्ट कर देता है। तो इस तरीके से इसने क्या किया, एंटी कैटाबॉलिज्म शो किया। थर्ड इसका जो इफेक्ट है वो है मिससेलेनियस, जिसमें आता है प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी एंड decrease in bone resorption which prevents osteoporosis। मीन्स कि ये क्या करता है, प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी जो है शो करता है। मीन्स कि एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन को ये इन्हांस करता है और जो बोन्स हैं उनमें रिसॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। तो इस तरीके से क्या करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होने देता है और बोन्स को रिजॉर्व नहीं होने देता। यानी बोन्स जो हैं रिजॉर्व होने का मतलब है कि वो वीकन होती जाती है, कमज़ोर होती जाती हैं और उनका डिग्रेडेशन होता जाता है, तो उसको ये रोकता है। यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है जो ऑस्टस है आपकी बोन्स हैं उनमें पोर्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। तो उसको ये प्रिवेंट करता है। तो इस तरीके से ये अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शंस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इसके साथ आते हैं थेराप्यूटिक यूजेस कि इस तरीके के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस परफॉर्म करके फाइनली इसका किस किस डिजीज़ और डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले कहेंगे इन क्रॉनिक इलनेस टू एक्सेलरेट रीबिल्डिंग ऑफ टिश्यू। मीन्स कि जब क्रॉनिक इलनेस होती हैं तो उस टाइम पे टिश्यूज़ की रीबिल्डिंग को एक्सेलरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस को रोक रहा है और बोन्स के रिसॉर्प्शन को रोक रहा है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, टिश्यूज़ को रिबिल्ड करेगा। तो इस तरीके से क्रॉनिक इलनेस की जब कंडीशन होती है तो इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड, टू प्रमोट ग्रोथ इन हाइपोगोनाडियल चिल्ड्रन एंड पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। यानी कि जो हाइपोगोनाडियल चिल्ड्रंस होते हैं जिनमें गोनाड्स की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हुई होती है, उनको ग्रो करवाने के लिए। और पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म जो होता है जिसमें जो बच्चे हैं उनकी हाइट कम रह जाती है, उनकी ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है उनमें, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड, फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो है स्टेरॉइड्स हैं और ये फीमेल्स में भी हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करेंगे। तो फीमेल्स में जब ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट आते हैं आपके एंटी एंड्रोजन्स, मीन्स कि वो एजेंट्स जो कि एंड्रोजन्स के अगेंस्ट होते हैं, उनका अपोज करते हैं, उनको इनहिबिट करते हैं और उसके अगेंस्ट एक्शन शो करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, एंटी एंड्रोजन्स बोलेंगे। तो हम देखेंगे कि कौन से एंटी एंड्रोजन्स हैं और क्या और कैसे एक्शन शो करते हैं। सो बोथ ओस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन्स हैव एंटी एंड्रोजन एक्टिविटी। हम पहले ऑस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन्स पढ़ चुके हैं। ये दोनों जो हैं वो एंटी एंड्रोजन एक्टिविटी शो करते हैं, यानी एंड्रोजन के अगेंस्ट। ऑस्ट्रोजन्स मेनली बाय इनहिबिटिंग गोनेडोट्रोपिन सिक्रीशन एंड प्रोजेस्टेरॉन बाय कंपीटिंग विथ एंड्रोजन्स इन टारगेट ऑर्गन्स। कैसे करते हैं कि इनमें जो ऑस्ट्रोजन्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं, और जो प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं, जो प्रोजेस्टेराजन्स होते हैं, वो एंड्रोजन्स के साथ compete करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे बाइंड होने के लिए और अपना एक्शन शो करने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने क्या शो किया, एंटी एंड्रोजन एक्टिविटी को शो करा। अब इसमें एक ड्रग है हमारे पास सिप्रोटेरॉन। ये जो ड्रग है इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोस्ट्रोजन। ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन की डेरिवेटिव होती है एंड हैज़ वीक प्रोगेस्टेशनल एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की डेरिवेटिव है तो इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या है, प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी है। एंड इट इज़ अ पार्शियल एगोनिस्ट एट एंड्रोजन रिसेप्टर competing with dihydrotestosterone for receptors in androgen sensitive target tissues। मीन्स कि ये क्या है, एक पार्शियल एगोनिस्ट होता है जो कहाँ पे बाइंड होता है, एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे, और ये किससे compete करता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन से, जो कि क्या है, टेस्टोस्टेरॉन का एक एक्टिव मेटाबोलाइट है जो कि अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो रिसेप्टर्स पे बाइंड होने के लिए ये उसे compete करेगा इन एंड्रोजन सेंसिटिव टारगेट टिश्यूज़। तो टारगेट टिश्यूज़ में जाने के लिए, वहाँ पे बाइंड होने के लिए ये उनसे compete करेगा और क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन्स जो हैं वो एंड्रोजन एक्टिविटी शो करते हैं, और इसमें हमने एक ड्रग देखी है जिसका नाम है सिप्रोपेटेरॉन। नेक्स्ट आता है हमारा ADME कि ये कैसे अपना फार्माकोकाइनेटिक्स शो करते हैं। तो इट गिवन ऑरली, टेस्टोस्टेरॉन इज रैपिडली मेटाबॉलाइज्ड इन लीवर एंड इट इज़ देयरफुली यूजुअली इंजेक्टेड। अगर आप इसे ऑरली देंगे तो ये लीवर में जाएगा और जल्दी से मेटाबॉलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपना एक्शन जो है वो पूरा जल्दी नहीं दे पाता है, इसलिए इसको किससे दिया जाता है, इंजेक्टेड फॉर्म में दिया जाता है। Usually, all testosterone in the circulation is bound to plasma protein, mainly to sex steroid binding globulin। मीन्स कि जो टेस्टोस्टेरॉन होते हैं ना वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होते हैं, और उनमें भी कौन से प्लाज्मा प्रोटीन से, स्पेशली जो आपका सेक्स स्टेरॉइड है उसमें ग्लोबुलिन से जाके ये बाइंड होते हैं। तो इनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी बहुत हाई होती है और ये जल्दी मेटाबोलाइज भी हो जाते हैं, इसलिए इनको इंजेक्टेड फॉर्म में दिया जाता है। तो इस तरीके से ये अपनी फार्माकोकाइनेटिक्स शो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके थेरापुटिक यूजेस। तो थेरापुटिक यूजेस में पहला है एंटी एंड्रोजन्स। एंटी एंड्रोजन्स में कौन कौन से ड्रग हैं, फ्लूटामाइड एंड सिप्रोटेरॉन। ये जो हैं ये आर यूज एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। तो ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनको क्या बोलेंगे, एंटी एंड्रोजन्स बोलेंगे। तो हमने एंटी एंड्रोजन्स देखे, एंटी एंड्रोजन्स में हमने दो देखे, एक तो एंटी एंड्रोजन्स जिसमें हमने दो ड्रग्स देखी, ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाएंगे। और सेकेंड देख रहे हैं हम 5 रिडक्टेज इनहिबिटर, यानी कि हमने कहा था कि टेस्टोस्टेरॉन को 5 अल्फा रिडक्टेज किस में कन्वर्ट करता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में। तो अगर हम 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर दे तो बेसिकली हम उसको एक्टिव मेटाबोलाइट में नहीं कन्वर्ट होने देंगे। तो बेसिकली हम क्या शो कर रहे हैं, एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से सेकंड जो इसमें क्लास है वो है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जिसके अंदर जो ड्रग आती है
वो है फिनास्टेराइड। और ये क्या करती है, इट इज़ यूज इन बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के ट्रीटमेंट के लिए से यूज़ किया जाता है। अब इसके साथ कुछ एसोसिएटेड हैं एडवर्स इफेक्ट्स, जैसा कि हमने टेस्टोस्टेरोन में देखे थे वैसे ही हम यहाँ पे एंटी एंड्रोजेंस में भी देखेंगे। तो क्या है एडवर्स इफेक्ट्स, कोलेस्ट्रिक जॉन्डिस, लीवर डैमेज, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन ऑन प्रोलॉन्ग यूज। तो लीवर डैमेज हमारा कॉमन हो गया, सोडियम और वाटर रिटेंशन कॉमन हो गया। एंड अनवांटेड इफेक्ट ऑफ एंड्रोजेंस इंक्लूड, एंड्रोजेंस की अगर हम अनवांटेड इफेक्ट की बात करें तो इसमें आते हैं इवेंचुअल डिक्रीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीज विथ रिजल्टेंट इनफर्टिलिटी, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन लीड्स टू अडीमा। मीन्स कि एक तो क्या होगा, जो गोनेडोट्रोपिन्स का रिलीज है वो डिक्रीज हो जाएगा, जैसे कि हमने वहाँ कहा था वैसे ही सिमिलर है ये, विथ रिजल्टेंट इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे जब डिक्रीज होगा ना तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी कॉज होगी। और जैसा हमने यहाँ कहा कि सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन करता है प्रोलॉन्ग यूज पे, तो हमने वहाँ पे जैसे कहा था कि अडीमा होता है उसका रिजल्टेंट, तो यहाँ पे भी बताया है कि सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो सकता है, उसका एडवर्स इफेक्ट अडीमा हो सकता है। एंड एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लीवर हैज़ बिन रिपोर्टेड, मीन्स कि क्या रिपोर्ट किया गया है, इसके साथ साथ एडिनोकार्सिनोमा भी देखा गया है इसके एडवर्स इफेक्ट्स में। हम अगर ओवरऑल डिस्कस करें कि समराइज करें कि हमने क्या देखा इस वीडियो लेक्चर में, सबसे पहले हमने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स देखे कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, वो क्या कैसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स, थेरापुटिक यूजेस और उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। देन हमने सेकंड स्टार्ट किया था एंड्रोजेंस। तो हमने इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, एंड्रोजेंस और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, और उनके बारे में हमने ओवरऑल स्टडी किया है और समझा है कि वो कैसे वर्क करते हैं और उनके काम करने की वजह से उनके साथ क्या क्या थेरापुटिक यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो फॉर नाउ, थैंक यू।